Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एज वेल एज हम साथ में पॉइसन्स रेशियो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले जो हमारे पास में टॉपिक आ रहा है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। लास्ट वीडियोस में मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात कर ली थी, तो इसका लिंक भी मेरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा और वहां से आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व? तुम्हें पता है स्ट्रेस क्या होता है? पर यूनिट फोर्स जितना लगता है अप्लाई होता है, जिसकी वजह से बॉडी डिफॉर्म होती है। अगर किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी जब चेंज होगी तो स्ट्रेस हो जाएगा। बॉडी की शेप और साइज में जब चेंज होगा तो क्या होगा? उसमें स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेन होता है एक्चुअल में उसमें जो चेंज हो रहा है उसे। मेरे पास में एक इलास्टिक रबर बैंड है और अगर मैं उसको खींच रहा हूँ तो उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है ना। अगर मेरे पास एक स्माइली बॉल है और मैं उसको स्क्वीज कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज शेप चेंज कर रही है। तो इन दोनों का जो हमारे पास में कर्व आता है कि कितनी चीज पे बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई की जाए जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेन आ जाए, इन द सेंस उसमें चेंज आ जाए, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेटेड कर्व होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व बोलते हैं, राइट। If by gradually increasing the stress on a metal wire, a graph is plotted between the stress and strain. अगर हम किसी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे रिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो? अगर हम उसके ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, और ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, एकदम से सडनली नहीं। अगर हम उसके ऊपर यूनिफॉर्मली धीरे धीरे हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जो ये रहा। ठीक है, जहां पर हमारे पास में y एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेन है, और x एक्सिस पे हमारे पास में स्ट्रेन है। सॉरी y एक्सिस पे हमारे पास में स्ट्रेस है और इधर हमारे पास में क्या है? स्ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे हमारे पास में, हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट आएगी, लोअर यील्ड पॉइंट आएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस और लास्ट में फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे पास में, इनकी पॉइंट की जो ग्राफ है वो एक इंडिविजुअल सर्टेन टाइम के बाद में आती है और ये ग्राफ उनको ही शो करता है, उन पॉइंट्स को ही डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जब स्ट्रेस ज्यादा ही कम हो, समझने की बात करो, स्ट्रेन क्या हो? कम हो, ज्यादा लगा नहीं रहा है, बॉडी का शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडी का जब शेप चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पे उसका जो हुक्स लॉ की लिमिट के अंदर लग रहा है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ भी, साथ साथ में ही पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का मीनिंग होता है एक सर्टेन लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई करना। ठीक है, जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। समझते हैं इसको? देखो, जब एक व्हेन अ स्ट्रेन इज अ स्मॉल इन द रीजन ओ ए, यहाँ पे आपको रीजन दिख रहा है ओ से ए तक, इस रीजन की बात करी जा रही है, इस रीजन की। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या? स्ट्रेन कम है। स्ट्रेन कम होने का मतलब बॉडी में चेंज कम है। उस केस में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, वहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिन बच्चों को स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंफ्यूजन होता है उनको एक सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। स्ट्रेस का मीनिंग होता है बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का शेप चेंज होना, और स्ट्रेन का मीनिंग होता है बॉडी का शेप चेंज होना। ठीक है, एक चेंजिंग हो रहा है और चेंज जिसकी वजह से हो रहा है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। चेंज को स्ट्रेन बोलेंगे और जिसकी वजह से हो रहा है उससे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो एक लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के अंदर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है और वो लिमिट है लेस देन 1%। ठीक है, इतना कम हमारे पास में क्या लग रहा है? स्ट्रेस लग रहा है। तो उस रीजन में हमारा स्ट्रेन स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, और यही हुक्स लॉ को ओबे करता है। इस लिमिट को क्या बोलते हैं हम? प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, 0 to a क्या होगा हमारे पास में? प्रोपोर्शनल लिमिट। डन है जी। नेक्स्ट दिख रहा है आपको बी से ए से बी तक, जहां पे हम इलास्टिक लिमिट को टच करने वाले हैं। व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट? वो लिमिट जिसके बाद में कोई सब्सटेंस क्या होता है? टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर तुम रबड़ को भी खींचोगे तो एक लिमिट तक ही खींच पाएगा, अगर तुम प्लास्टिक को खींचोगे तो उसकी एक लिमिट हो, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचोगे, स्टील हो गया कुछ भी, तो एक लिमिट तक वो खींचेंगे, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो अब हम उस इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं, ए टू बी। इफ द स्ट्रेन इज इंक्रीज अ लिटिल बिट, अगर हम स्ट्रेस को लगाते रहें, उस स्ट्रेस को लगाते रहें तो स्ट्रेन भी लगातार होता रहेगा। इन एसेंस इन द रीजन ए बी द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये जो रीजन था यहाँ तक स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था।
डन। लेकिन इस नेक्स्ट वाले रीजन में जो ए से बी वाला रीजन है, यहाँ पे स्ट्रेन स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। यहाँ पर हमारी लिमिट का क्या होगा, चेंज होना शुरू होगा, यहाँ से इलास्टिक लिमिट खत्म होना शुरू होगी, मतलब एक रीजन है ये। तो द वायर एंड इसके अंदर क्या होगा, द वायर स्टिल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। वायर हो गया है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, वो उसका अपना ओरिजिनल शेप वापस ले सकते हैं। और ये लिमिट हमारी ए से बी है। कोई बॉडी डिफॉर्म हुई है तो हो गई, वापस भी आ सकती है, बस वो बशर्ते ए से बी में रखी हुई हो, ठीक है। इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। फिर फर्दर आगे और स्ट्रेस अप्लाई करना है, और खींचते रहो बॉडी को, और खींचो तो वायर स्ट्रेस बियॉन्ड द सॉरी स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट बिटवीन बी से सी के बीच में वो अब खींचने लग गया। अब उसका शेप और साइज क्या होगा, चेंज होगा। उसकी वजह से स्ट्रेन इंक्रीज होगा और ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होगा, ठीक है। और स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव। और अब तुम उसके ऊपर से स्ट्रेचिंग फोर्स को रिमूव कर दो, तो रिमूव करने के बाद में भी उसका बॉडी का डिफॉर्मेशन होता ही रहेगा, या फिर कह सकते हो बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है तो इलास्टिक लिमिट में वापस नहीं जाएगी, वो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से खो चुकी है एक तरह से। वो रीजन हमारा क्या है, बी सी, ठीक है। तो समझाता हूँ, 0 से ए तक इलास्टिक लिमिट को फॉलो कर रहा है, या फिर हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। ए से बी में वो इलास्टिक लिमिट को फॉलो कर रहा है, बट बी से सी जो हमारा पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर उसने अपनी इलास्टिसिटी खो दी है, और इसके बाद से अगर हम सी से डी तक हम उसको आगे फर्दर इंक्रीज करते रहे सी से डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे वो ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। मतलब एक लिमिट के बाद में वो चीज टूटने को ही है, जस्ट उस पॉइंट को बोलेंगे हम सी डी। और सी डी के बाद में डी से ई और फर्दर अगर आप अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद में डी से ई में वो टूट जाएगा। तो उस टूटे हुए पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ये था हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, ठीक है। इसकी थ्योरी मैंने पूरी की पूरी यहाँ नोट्स में लिख रखी है, और इफ यू वांट टू डाउनलोड देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। तो समझ में आया। अब इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। 0 से ए हुक्स लॉ फॉलो करेगा, ए टू बी इलास्टिक लिमिट है, बी टू सी हमारा लिमिट खत्म होने आई है, सी से डी में खत्म हो चुकी है पूरी, और डी से ई में फ्रैक्चर पॉइंट है उसका, वो चीज बिल्कुल ही टूट चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। अब कब से वर्ड आ रहा है हुक्स लॉ होता क्या है, उस हुक्स लॉ को हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक सर्टेन लिमिट के अंदर अगर हम बात करें किसी चीज को खींचने की, एक रबर बैंड ले लो, हम एक रोप ले लेते हैं, हम एक स्टील वायर ले लेते हैं, हम कॉपर वायर ले लेते हैं, या फिर हम किसी भी ऐसे क्लॉथ को ले लेते हैं जो स्ट्रेचेबल है। तो जब हम उनको खींच रहे होते हैं, एक लिमिट होगी ना, एक लिमिट के बाद में क्या उसकी इलास्टिक लिमिट को क्या वापस रीगेन कर पाएंगे, नहीं। तो एक लिमिट जो है, इलास्टिक लिमिट जो है, उसके अंदर वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, ठीक है, उस शेप में वापस आ गए। और जब उस शेप में वापस आ गए तब तक तो वो इलास्टिक लिमिट में, बट नहीं आ पाए तो उसको इलास्टिक लिमिट के बाहर बोलते हैं। तो हुक ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट, अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हो तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। उस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों की वैल्यू सीधी बदलती रहेगी। ये एक ही कंडीशन है इलास्टिक लिमिट के अंदर। रिपीट कर रहा हूं, इलास्टिक लिमिट और उस लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसे हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेस और प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे तो हमारे पास में कांस्टेंट आएगा ई, और ई को यहीं रख के स्ट्रेन को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ से ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ गया। ये जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट होता है और हर एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। कॉपर के लिए कुछ और हो सकती है, तो हमारे आयरन के लिए कुछ और होगी, स्टील के लिए कुछ और होगी, तो रबर बैंड के लिए कुछ और होगी, पेपर की अलग है, प्लास्टिक की अलग, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे तो इसकी वैल्यू सारे इलास्टिक मटेरियल के लिए ही डिपेंडेंट होती है, तो हम पूरा इसके ऊपर ही पढ़ेंगे। प्लास्टिक मटेरियल का इससे कोई लेना नहीं है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू एक रेशियो मिलता है जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है जी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, ठीक है।
जैसे कि अभी बताया था मैंने, कॉपर, स्टील, आयरन और सबकी अपनी अपनी क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी चीज को गर्म करो तो उसको इलास्टिक मतलब उसको खींचने पे और खींचते खींचते गर्म भी करो तो वो चीज ज्यादा जल्दी डिफॉर्म होती है, और बहुत ज्यादा जल्दी है ना उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म होती है। तो इलास्टिक लिमिट खत्म होगी तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू भी, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें चेंज होता है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, अगर कोई चीज खींच रहे हो तो साथ साथ में उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स और जल्दी दूर हो रहे हैं। जल्दी दूर हो रहे हैं तो उनकी इलास्टिसिटी की लिमिट खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, वेरी करती है। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी के डायमेंशन पे इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ भी हो, वॉल्यूम कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, इन सबसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और मैंने बोला था लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा पॉइजन्स रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब देखो जैसे अच्छा ये मेरे पास वायर है, जस्ट अज्यूम इट्स अ वायर राइट, और अगर हम इसको खींच रहे हैं और खींचा है थोड़ा सा और खींचा है, खींचो तो ये साथ साथ में लेंथ तो इसकी इंक्रीज होगी, सबको पता है किसी चीज को खींचा है तो उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। साथ साथ में क्या ये थिन होगा, पतला होता जाएगा, थिन भी होगा ना, ये खींचने पे इसकी थिकनेस डिक्रीज होगी और ये पतला हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ में चेंज कर रहे हो तो साथ साथ में किस में चेंज हो रहा है, इसकी थिकनेस में, आई मीन इनके डायमीटर में चेंज हो रहा है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब आपने किसी चीज को खींचा है तो वो चीज जब दूर होती है या लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पतली भी होती रहती है, तो उसकी वजह से उसका डायमीटर भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, करके देख लेना घर पे, रबड़ बैंड लेना, उसको ट्राई करना, रबड़ बैंड की थिकनेस पहले देखना खींचने से पहले, और रबड़ बैंड को खींचने के बाद देखना कितना पतला हो चुका होता है वो। ठीक है, तो पॉइजन ने एक रेशियो दिया था इस बात को लेकर। पॉइजन ने बोला था अगर आपका डायमीटर चेंज हो रहा है और अगर आपकी लेंथ भी चेंज हो रही है तो चेंज इन डायमीटर और लेंथ में चेंज, इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमें एक नया रेशियो मिलता है, एंड दिस रेशियो इज नोन एज अ पॉइजन्स रेशियो। समझाता हूं कैसे। व्हेन अ लॉन्ग वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, हमारा एक लॉन्ग वायर है उसको खींचा है और एफ फोर्स लगा के खींचा है, इट्स लेंथ देन इट्स लेंथ इंक्रीज एंड द रेडियस डिक्रीजेस, तो उसकी लेंथ फैलती रहती है और उसकी रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। रेडियस से डिक्रीज हो रही है क्योंकि डायमीटर थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, ये डायग्राम दे रखा है। ये मेरे पास में एक इनिशियल और फाइनल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि क्लियर रहेगा। ये इनिशियल कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। ठीक है, अब समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। ये मेरे पास में वायर की थिकनेस ये है, मैंने इस पे वेट लगाया कुछ, इसको नीचे से खींचा तो ये लेंथ तो इंक्रीज होगी, तो L प्लस डेल एल हो गया, और साथ साथ में दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि इसका डायमीटर पतला हो गया है, डायमीटर कम हो गया है, तो हम लिख सकते हैं ना D माइनस डेल डी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो डायमीटर में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। अगर डायमीटर 5 है पहले का और बाद में डिक्रीज होकर 3 आ गया है तो चेंज इन डायमीटर कितना हुआ, 2, क्योंकि 5 माइनस 3 2, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर मतलब 3/5। तो कुछ इस तरह से कह सकते हो कि चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर लेटरल स्ट्रेन है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है लेंथ में चेंज, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो जब इसका और इसका रेशियो साथ में लेते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, पॉइजन्स रेशियो मिलता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन भी क्या करना है, इंडिकेट, नेगेटिव डेल डी अपॉन डी। तो बच्चे कुछ पूछेंगे कि भाई नेगेटिव साइन क्यों लगाया है यहाँ पे, नेगेटिव तो कहीं पे था नहीं। तो एक्चुअल में नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि डायमीटर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो वी पुट अ नेगेटिव साइन हियर, सो माइनस डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन डेल एल। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइजन्स रेशियो आया है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही इजी थे, आई होप समझ में आ गए होंगे। और इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस कलरफुल नोट्स तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक ये रहा, या फिर इस वीडियो को पॉज करके QR कोड को स्कैन करके भी आप जा सकते हो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और सपोर्ट करना चाहो तो ये मेरा QR कोड है, तुम्हें सपोर्ट करना है तो कर सकते हो, ताकि आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा, हमारे लिए कंटेंट बनाने का
और सोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे और उसका फायदा हम आपको डायरेक्टली देंगे। ठीक है, इसका एक भी पैसा हमारे लिए यूज के लिए नहीं रखेंगे, हम आपके ही बेनिफिट के लिए करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया वीडियो के आज इसमें हम बात करेंगे, तो बस इतना ही था। और इस वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो आती रहे। और साथ साथ में उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिसे इसकी बहुत ही नीड है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।